तो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 4 ऑफ द PR यादव सीरीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में भी हमारा टॉपिक है टेम्परेचर, जो कि आपको पेज नंबर 443 से पेज नंबर 445 तक मिल जाएगा। अभी देखते हैं वाइटल साइंस पहले देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर का पूरा ब्रॉड सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं पहले वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और साइन मतलब होता है जो 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 चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। साइन वो हो गया। तो वाइटल साइंस को कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। मतलब साइन इज लाइक कि जो आप देख पा रहे हो, सिम्टम्स जो आप पेशेंट के अंदर या जो पर्सन के अंदर आप देख पा रहे हो, ठीक। तो वाइटल साइंस को ही कार्डिनल साइंस भी बोला जाता है। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, वाइटल साइन को वाइटल क्यों बोला जाता है? वाइटल साइंस जो होते हैं हमारे वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, ठीक है, आपका ब्रेन हो गया। तो इन सब की नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, वाइटल ऑर्गन्स, ये हमें कौन बताता है? वाइटल साइंस बताते हैं, ठीक। तो अभी इसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स होते हैं, ठीक, वाइटल साइंस को करने के लिए। तो 3 टेक्निक फॉलो करते हैं हम, ये आपकी PR यादव बुक में आपको मिल जाएगा। पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन का रेट कैसा है, रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं, ये हम दूर से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला है कि इंस्पेक्शन टेक्निक से हम चेक करते हैं रेस्पिरेशन। दूसरा होता है हमारा पैल्पेशन मेथड। पैल्पेशन मेथड से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आप कहीं लगाते हो कहीं ना कहीं, तो कम्स अंडर द पैल्पेशन। पल्स चेक करते हो, तो पल्स भी आप प्रेशर करके दबा के चेक करोगे, इसलिए इसको हमने क्या बोला? पैल्पेशन। तीसरा आपका होता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मेथड से हम क्या चेक करते हैं? BP, ठीक। ऑस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करके चेक करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे 4 मेजर जो मेन वाइटल साइंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये आप लिख लेना। ब्रेन हो गया आपका, ठीक है, ब्रेन हो गया आपका, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सब आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं। फिर 4 वाइटल साइंस जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला वाइटल साइन हो गया हमारा टेम्परेचर, जिसकी पूरी आज की क्लास है। इसके बाद हमारा वाइटल साइन है पल्स, इसके बाद है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद है BP। तो ये 4 मेजर वाइटल साइन है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP, ठीक। लेकिन एक 4th वाइटल साइन भी होता है। जब हम जनरल टर्म्स में, जैसे कि नॉर्मल पेशेंट है या जनरल पेशेंट है, तो उसमें हम 5th वाइटल साइन कंसिडर करते हैं पेन को। लेकिन अगर यही कोई इमरजेंसी का पेशेंट आया, जिसको जो वेंटिलेटर पे हो, ठीक है, मतलब बहुत इमरजेंसी केस वाला पेशेंट है, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, तो उसमें हम कौन सा वाइटल साइन कंसिडर करेंगे? पल्स ऑक्सीमेट्री को हम वाइटल साइन कंसिडर करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है टेम्परेचर, ठीक। तो आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टेम्परेचर है, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कितना हीट जो लॉस हो रहा है बॉडी से, या टेम्परेचर को सिंपल टर्म्स में अगर देखें, जो बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और कितना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो द डेफिनेशन के लिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस या द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, और द amount of heat loss signifies the temperature. हीट लॉस या हीट गेन जो हो गया हमारा, ये किसको सिग्निफाई करता है? टेम्परेचर को। जो हमारा जो डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सम, ठीक है, हम टेम्परेचर हमेशा यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हम हमेशा कभी भी टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम डॉर्सम सरफेसेस से हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। जो हमारा नॉर्मल बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कोर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। कोर टेम्परेचर हम कहाँ का लेते हैं? तो रेक्टम वगैरह का लेते हैं, जैसे रेक्टम का लेते हैं हम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ईयर्स में प्रेजेंट होता है उसका लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कोर टेम्परेचर होता है बॉडी का। कोर टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उसकी वैल्यू होती है 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कोर टेम्परेचर होता है। जो अदर टेम्परेचर की वैल्यूज़ है उसको भी देखते हैं एक एक करके। अगर यही आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हो, ओरल,
तो ओरल टेम्परेचर आपका आएगा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। अगर हम एक्जिला से ले रहे हैं, एक्जिला, ठीक, एक्जिला से ले रहे हैं तो एक्जिला में क्या होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, -1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दो या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर दो, ठीक, दोनों में से। अगर आप रेक्टम से ले रहे हो, रेक्टम, ठीक है, तो रेक्टम में प्लस कर दो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या प्लस कर दो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो मतलब रेक्टम का +1 होता है, एक्जिला का -1 आएगा। और जो ओरल टेम्परेचर आएगा वो आपका कितना आएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ये रही थी टेम्परेचर की बात। अब टेम्परेचर में ही हम आगे पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ हीट लॉस क्या होते हैं। तो इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ हीट प्रोडक्शन की, हीट कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहला हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक, आपने खाना इनटेक किया, खाना क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो उससे जो मतलब खाना जब ब्रेक हुआ उसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वगैरह हुआ, उससे जो फूड, उससे जो बना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फूड की मेटाबॉलिज्म के बाद जो, तो उसको हम बोलते हैं, वहाँ से आपका हीट प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो कितना होता है, तो अगर मान लो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन देता है 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है 4 कैलोरी, लेकिन अगर फैट है तो फैट देता है आपका 9 कैलोरी, ठीक है, फैट देता है आपका 9 कैलोरी, बाकी के देते हैं आपके 4 कैलोरीज, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो कि स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। इसको स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड को थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड भी बोलते हैं। मतलब ये जो होता है ना स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, किस पे इफेक्ट करता है, BMR पे इफेक्ट करता है, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट पे, बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट पे इफेक्ट करता है। कैसे, जब हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमने खाना खाया तो खाने का इंजेक्शन लिया, मतलब फिर डाइजेशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, तो सारे प्रोसेस मिल करके कुछ हद तक क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा। तो अगर फैट हम कंज्यूम करें तो फैट 4% रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बढ़ाने के लिए। तो लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका होता है, प्रोटीन होता है 30%, वही कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 5 to 6% होते हैं। अगर आप मिक्स फूड ले रहे हो तो मिक्स जो होता है, मिक्स डाइट जो होता है वो 12% रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा जो हीट का प्रोडक्शन 80% हीट का प्रोडक्शन होता है स्केलेटल मसल की वजह से। स्केलेटल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनकी वजह से होता है हीट का प्रोडक्शन, ठीक है, 80%। इसके बाद आता है हमारा चौथा वाला हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट में क्या होता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो आपके कई सारे हार्मोन्स बढ़े होते हैं, थायराइड बढ़ा है, एस्ट्रोजन बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा है, लेकिन मेन जो इम्पैक्ट होता है ना प्रोजेस्टेरॉन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 0 to 0.6 डिग्री, ठीक है, इतना आपका टेम्परेचर क्या होता है, इतना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, इतना टेम्परेचर में डिफरेंस आता है 0.3 से लेकर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद हम देखते हैं 2 और इसमें, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, तो जो हमारा हीट का प्रोडक्शन का सोर्स होता है वो होता है हमारा शिवरिंग, ठीक है। शिवरिंग, जब इंसान शिवर करता है ना, कांपता है, तब भी होता है। तो उसमें कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इरेक्टर पाइलाई मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर्स होते हैं इरेक्ट हो जाते हैं। तो हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को थर्मली प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद होता है हमारे किसी भी डिजीज़ कंडीशन में हीट का प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, तभी तो आपको टेम्परेचर आपका रेज होता है ना, बुखार होता है जिसको बोलते हैं। तो कोई इन्फेक्शन हो गया, कैंसर है, कुछ भी है ना, एंजाइटी है, एंजाइटी में भी क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत राइज हो जाता है। और इन्फेक्शन के केसेस में तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बीमारी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा। फिर नेक्स्ट आता है, ये चीज़ याद रखने वाला है कि कब टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब आप सो रहे होते हो, स्लीप की कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। फास्टिंग, ठीक है,
फास्ट कंडीशन मतलब व्रत वगैरह रखा है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, और शॉक में अगर पेशेंट है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी कि कब कब हीट का क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये चौथे पाँचवें छठे फिफ्थ और सिक्स हमने सोर्सेज भी देख लिए हीट प्रोडक्शन के। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से जो हमारा हीट है वो लॉस होगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हीट लॉस। सोर्सेस ऑफ हीट लॉस देखते हैं। तो कहाँ कहाँ सोर्स, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे कि ओ नो प्रूफ हिल गया। तो सोर्सेस ऑफ हीट लॉस में सबसे ज़्यादा जो हमारा जो हीट लॉस होता है वो होता है हमारा स्किन के थ्रू। ठीक है, कहाँ से होता है? स्किन के थ्रू होता है 85%। इसके अलावा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, यानी कि लंग्स के थ्रू होता है। जो आप वेस्ट मटेरियल पास करते हो, फीकल मैटर पास करते हो, उसके थ्रू होता है। इसके अलावा आपका यूरिन हो गया, यूरिन के थ्रू लॉस होगा हीट लॉस। ठीक, स्वेट के थ्रू हीट लॉस होगा। वेजो डायलेशन होता है, जब वेजल्स क्या होती हैं डायलेट करती हैं, उसके दौरान भी हीट लॉस होता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे सोर्सेस ऑफ हीट लॉस। ठीक, पहले हमने क्या पढ़ा? सोर्सेस ऑफ हीट प्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ, यार क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, सोर्सेस ऑफ हीट लॉस। ठीक, फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं वो देखते हैं इसके बाद में। फिर हमारा मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, की हमारी हीट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसके 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला तो रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? कोई कांटेक्ट नहीं होता, जैसे कि सन से रेज आ रही हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? रेडिएशन का एग्जांपल है, हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। 60% जो हीट जो होती है वो इस फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन के फॉर्म में। दूसरा हो गया कन्वेक्शन। जैसे कन्वेक्शन क्या है? जब हमारे आसपास की जो एयर पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे कि पंखा चल रहा है तो पंखे से जो हमारे बॉडी की जो हीट कम हो रही है ट्रांसफ़र, उसको हम बोल देंगे कन्वेक्शन। फिर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब होता है जो स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग के फॉर्म में जो स्वेट के फॉर्म में जो इवेपोरेट हो जा रहा है, वेपराइज हो जा रहा है, जो हीट कम हो जा रही है, वो हो गया हमारा इवेपोरेशन का एग्जाम्पल। और कंडक्शन का एग्जाम्पल, जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है तो वो कंडक्शन होता है। कंडक्शन का एग्जांपल जैसे कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस हो सकते हैं। आपने आइस लगा दी, आइस से बात करा दिया, या आपने कुछ गर्म कपड़े गर्म पट्टी से सिकाई करी। ठीक है, तो वो आपका किसका एग्जांपल हो गए? आपके कंडक्शन के एग्जाम्पल। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, उससे क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका बल्ब, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से मेजर करते हैं। एक होता है उसका स्टेम। स्टेम में क्या होता है? मार्किंग्स होती हैं। स्टेम में क्या होता है? मार्किंग्स होती हैं। ईच मार्किंग, जिसकी स्मॉल लाइन्स होती है ना मार्किंग की, कितना रिप्रेजेंट करती है? 2/10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक जो ब्लॉक होता है मार्किंग का 2/10 फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है, 1/10 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भरा क्या होता है? जिसमें थर्मोमीटर के अंदर भरा होता है मरकरी। लेकिन अभी जो होते हैं हमारे पास मरकरी वाले थर्मोमीटर हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि सिलेबस में है तो। ठीक, और स्टेम्प्स जो होता है जैसे मैंने बताया उसमें मार्किंग्स होती हैं, ग्रेडिंग्स होती हैं। ठीक, मरकरी कंटेन करता है। डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर को हमें क्लीन करना है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल उसको पानी से और सोप से वॉश करेंगे। उसके जब हमें उसको डिसइंफेक्ट करना है, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेवलॉन। ठीक, सेवलॉन अगर आप यूज़ करोगे तो 1:20 के रेशियो में होना चाहिए वो। अगर लाइजॉल यूज़ करो तो लाइजॉल जो होता है 1:40 के रेशियो में होना चाहिए। और डिटॉल यूज़ करो तो डिटॉल भी 1:40 के रेशियो में होना चाहिए। और इसको कब तक डिप करके रखना है थर्मोमीटर को? उसमें 5 मिनट्स तक डिप करके रखना है। ठीक, इन केस
हॉट वाटर से नहीं धुलना है, क्योंकि हॉट वाटर में मरकरी इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, मरकरी को या फिर थर्मामीटर के ब्रेकेज के चांसेस होते हैं हॉट वाटर से, ठीक है। अगर मान लो थर्मामीटर टूट के गिर गया है तो उसको आई ड्रॉपर से, उसकी जो मरकरी है उसको आई ड्रॉपर से पिक करना है। एक प्लास्टिक का बैग लेना है, जिपर बैग, ठीक है, उसमें उसको डालना है, उस जिपर को क्लोज करना है, उसके अगेन ऊपर एक प्लास्टिक लगानी है, उसके ऊपर अगेन एक प्लास्टिक, 4 लेयर ऑफ द प्लास्टिक में उसको करके पूरा रखना है, ठीक है। ये होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कन्वर्जन करना है, मान लो डिग्री सेंटीग्रेड दिया है टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप कौन से फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट करोगे। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से साइट्स होते हैं हमारे जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, जैसे ओरल हो गया, एक्जिला हो गया, रेक्टम हो गया और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। फिर हमारा है कि हमें जब कन्वर्जन करना है, अगर हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से लेके सेंटीग्रेड में, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे C = F - 32 मल्टीप्लाइड बाय F / 9, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट वाली जो वैल्यू आपको मिली है वो रखना है। मान लो 273 डिग्री है, 250 है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, उसको माइनस करना है 32 से, उसको मल्टीप्लाई करना है बाद में 5/9 से, ठीक। अगर आपको मान लो कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड वाली आपने स्केल पे लिया है, उसको आप कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, आप क्या करोगे 1.8 से डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, जो आपको मिली है वो वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको प्लस कर देना है 32 से, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे टेम्परेचर के साइट्स होते हैं और किससे हम लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा ओरल होता है, ठीक है, ओरल। तो ओरल में हम क्या करते हैं, ओरल यानी कि माउथ से लेते हैं टेम्परेचर। साइट्स हो गए, साइट्स फॉर टेम्परेचर, और उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रा। जैसे पहला हो गया हमारा ओरल, ठीक है। ओरल में हम क्या करते हैं 2 से 3 मिनट्स तक, ठीक है, 2 से 3 मिनट्स तक लिप्स के अंडर, ठीक, लिप्स के अंदर, ठीक है, बिलो द टंग रखने के लिए देते हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट्स तक ओरल में। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। अभी किसी छोटे बच्चे को आप नहीं दे सकते ओरल वाला, किसी की लिप सर्जरी, किसी की माउथ की सर्जरी हुई है तो आप उसको ओरल टेम्परेचर के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक। कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको आप नहीं दे सकते हो, या फिर कोई पेशेंट ऐसा है जो मेंटल है, कंफ्यूज पेशेंट है, तो उसको आप उसमें ये ओरल वाला जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। ओरल में उसके बाद आपने टेम्परेचर ले लिया, उसके उसका क्लीनिंग का प्रोसेस क्या है, तो क्लीनिंग जो होता है वो मोस्ट इफेक्टेड से लीस्ट इफेक्टेड की तरफ हम करते हैं। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड, शायद मैंने कुछ उल्टा बता दिया। तो हम जो क्लीनिंग जो करते हैं वो हम करते हैं सबसे ज़्यादा, पहले तो हम लीस्ट इफेक्टेड एरिया से लेके मोस्ट इफेक्टेड एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऊपर से लेके नीचे की तरफ, स्टेम से लेके हम बल्ब की तरफ क्लीनिंग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट साइट क्या है हमारे टेम्परेचर का। तो इसके बाद जो हमारा है वो क्या है, रेक्टल। रेक्टल में मतलब रेक्टल वाली साइड से हम कैसे लेंगे टेम्परेचर। तो इसमें क्या करना होता है, हमें थर्मोमीटर को इंसर्ट करना होता है इनटू द एनल कैनाल, और कितना इंसर्ट करना है 1.5 इंचेस यानी कि 3.8 सेंटीमीटर एडल्ट के केस में। अगर चाइल्ड है हमारा, ठीक है, तो उसमें हम 1 इंचेस जो कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर इन्फेंट है मतलब बहुत छोटा बच्चा है तो हम उसमें कितना करेंगे 0.5 इंचेस यानी कि 1.25 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये जो होता है रेक्टम वाला सबके में तो नहीं करते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव है किसका, ओरल का। जिनको ओरल सर्जरी हो रखी है मतलब ओरल वाला नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम रेक्टम वाला करेंगे, ठीक। इसके लिए हमें बल्ब को सबसे पहले लुब्रिकेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसको रेक्टम में डालना है, ठीक। और सिम्स पोजीशन में आपको करना है, सिम्स पोजीशन पहले पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ये करना है। ये किस किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो मान लो किसी की रेक्टम की सर्जरी हुई है तो आप उसको नहीं कर सकते, किसी को डायरिया हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, फीकल इम्पैक्शन है, फीकल मैटर पूरा फंसा हुआ है वहाँ पे, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे केसेस होते हैं जिसमें कि आप रेक्टम वाला नहीं कर सकते। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे में नर्व डैमेज होने के बहुत ज़्यादा वहाँ के चांसेस होते हैं, छोटे बच्चे में इन्फेंट्स के केसेस में नहीं अवॉइड किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हार्ट का पेशेंट होता है, जिनकी हार्ट रेट स्लो होने के खतरे होते हैं, तो उनके भी नहीं करते क्योंकि उनका अगर वहाँ पे होती है हमारी वेगस नर्व, अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई तो हार्ट रेट स्लो डाउन होने का, ठीक है, चांसेस रहते हैं। इसलिए हम
उस केसेस में भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने ओरल पढ़ लिया, ओरल के बाद हमने रेक्टल पढ़ा, रेक्टल के बाद अब जो एक्जिला है, एक्जिला में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्जिला में आपको इतना याद रखना, एक्जिला, दिस इज एक्जिला। फर्स्टली यू हैव टू ड्राई द एक्जिला, साफ करना है, क्लीन करना, सुखाना है एक्जिला को, 3 से 5 मिनट्स तक एक्जिला में रखना है, ठीक है। एक्जिला में किसको रिकॉर्ड करते, छोटे बच्चों के लिए बहुत ईजी हो, मतलब सफी अच्छा होता है एक्जिला वाला। और एक्जिला वाला किसमें लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, जिनकी इधर की कोई सर्जरी हुई है, जिनको हाथ का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, ठीक है, मेंटल पेशेंट है, कंफ्यूज पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, या जो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, तो उसका आप एक्जिला में नहीं कर सकते। अदरवाइज एक्जिला में नॉर्मली हम किसी का भी कर लेते हैं। बस एक्जिला क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और वो जो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो एयर में नहीं होना चाहिए। तो एक्जिला की कंडीशन ये होती है, ठीक। इसके बाद जो हमारा लास्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने पहले जैसे बताया था कि कोर बॉडी टेम्परेचर लेता है, ठीक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो प्रोब आता है उसको हम इंसर्ट करते हैं इनटू द ईयर कैनाल, ठीक, और वो टेम्परेचर देता है, ठीक। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला ईजिली वार्ड्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं किया जाता है, हाँ। लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला तब कर सकते हैं जैसे कि अब बाकी के सारे मेथड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। मान लो आप ओरल नहीं ले पा रहे हो, एक्जिला वाला नहीं ले पा रहे हो, तो आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला भी कर सकते हो, ईयर वाला, ईयर प्रोब लगा करके, ठीक है। तो हर टाइप के मेथड हैं। तो इसी के साथ ये क्लास आज की हमारी ख़त्म होती है, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फीवर पे होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।